नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप, मैं विवेक आर्यन। आदिवासी सरना धर्म कोड को विधानसभा के विशेष सत्र से, झारखंड की विधानसभा से मंजूरी मिल गई है। अब ये प्रस्ताव केंद्र के पास है और केंद्र द्वारा अगर यह पारित किया जाता है तो आदिवासियों को सिर्फ झारखंड ही नहीं, शायद इस देश के सभी आदिवासियों को अलग से एक धर्म कोड मिल जाएगा। लेकिन फिर भी धर्म कोड को लेकर अभी भी कई चीज़ें हैं जिसको लेकर आम लोगों के बीच में संशय है कि धर्म कोड की उपयोगिता क्या है, और साथ ही क्या यह वही मांग है या वही मांग को पूरा किया गया है जो मांग कई सालों से उठता आ रहा था और जिसकी ज़रूरत शायद आदिवासी समाज को थी। इन तमाम मुद्दों को लेकर ए पॉलिटिकल इंटरव्यू, जिसमें हम कोई पॉलिटिकल बातों का जिक्र न करके सरना धर्म कोड की उपयोगिता, इसके संदर्भ में तमाम जानकारियों के बारे में आज हम डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा से बातचीत करेंगे। मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका द फॉलोअप में। जोहार जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके पहले कि हम अपने सवाल आपसे पूछें, मैं चाहूँगा कि आप अपने आप चूँकि एक नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, आप उसके प्रेसिडेंट हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ दें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कहने को तो एशिया यंग इंडिजिनस पीपल्स नेटवर्क नाम है और इसका ऑफिस फिलीपींस में है। ये युवाओं द्वारा शुरू किया गया, कहना चाहिए कि अम्ब्रेला नेटवर्क है और 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका काम यही रहता है कि एशिया में जितने भी इश्यूज़ होते हैं एशियाई कंट्रीज़ के, उनको यूएन के इंडिजिनस फोरम में रिप्रेजेंट करना, एक जनरल कॉन्सेंस के साथ में एक जॉइंट पेपर के द्वारा सभी उन देशों के मामलों को देश में एक बार एशिया के इंडिजिनस फोरम जितने भी होते हैं यूएन के, उनमें ये पेश किया जाता है एक रिकमेंडेशन के साथ में कि फला फला आदिवासी देशों में ये असुविधाएं हो रही हैं, इस पे भी नज़र रखा जाए और युवाओं के बीच में इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो उनका प्रतिनिधित्व हम लोग करते हैं। मैं बताऊं कि डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा आज से 5 साल पहले आदिवासी सरना धर्म कोड, तब सरना धर्म कोड को लेकर बातें थी, इस चीज़ की मांग को लेकर आप यूएनओ तक भी गई थी और मुझे लगता है शायद पहली बार ऐसा हुआ था जब झारखंड से या फिर इस धर्म कोड को लेकर कोई प्रस्ताव यूएनओ तक पहुंच पाया था, जिसके बाद ही शायद यह मांग और बढ़ती गई और लोग जुड़ते गए और आज हम इसका परिणाम देख रहे हैं कि आदिवासी सरना धर्म कोड को विधानसभा सत्र से पारित किया गया है। क्यों ज़रूरत थी इस धर्म कोड की और इस धर्म कोड के नहीं होने से क्या समस्याएं आ रही थी जो इसके हो जाने से उस समस्याओं का समाधान हो सकेगा? सबसे पहले तो आज की जो सरकार है जिन्होंने ये पहल करी, उनके लिए मैं हेमंत सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इस कोड की आवश्यकता 5 साल पहले नहीं, उससे पहले से ही इसकी बात रखी गई थी, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कार्तिक उरांव ने भी अपनी पुस्तक में इस बात की जिक्र किया था। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी भी ने काफ़ी बार कहा गया। मतलब पहली बार यूएनओ तक मसला हाँ जी, पहुंच वो पहली बार की गई कि हमें लगा, जब एक जनरल मीटिंग हुई तो हमें लगा कि ये कोड नहीं होने से जो जनसंख्या, हम कहते हैं कि प्रॉपर जनसंख्या हमारी एग्जैक्टली निकल करके नहीं आ रही थी। लोग अपने धर्म को या फिर अपने जिस भी प्रकृतिया पूजक हैं, चाहे सरना अनुयायी हैं, चाहे दो भी, वो अपने धर्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि हम क्या करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिसकी आवश्यकता हमें लगी कि हमें एक आइडेंटिटी के लिए, एक सॉलिडारिटी के लिए एक अलग कोड की आवश्यकता है, जो कि बहुत पहले थी। 1941 में एक प्रॉपर कॉलम हुआ करता था, बाद में क्यों हटा दिया गया? अगर वो रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 1871 से लेकर के 1962 तक हमारा एक स्पेशल कॉलम था। 2015 में जब आरटीआई किया गया, उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो आरटीआई अभी आपके हाथ में जिसका पेपर हाथ में भी है, वो आरटीआई सुदेव कुमार धान ने आरटीआई फाइल किया था और इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्यों संभव नहीं हो सका। और अब हम कहना चाहिए, एक जब आवाज़ उठती है तो हर तरफ से आवाज़ उठती है। उस समय लोगों के पास में सोशल मीडिया हुआ नहीं करती थी, लोग इतने जुड़े हुए नहीं थे। आज के समय में देखिए, जो सॉलिडारिटी, जो यूनिटी दिखती है, वो उस समय संभव नहीं था, तो इतना समय लगा और लोगों को इसकी ज़रूरत भी महसूस होने लग गई जब लोग विस्थापित होने लग गए। अब आदिवासी समाज या फिर एक समुदाय कब यूनाइट हुआ है? जब एक कम्युनिटी की बात होने लगी, जब डिस्प्लेसमेंट की बात होने लगी, तभी एक देखते हैं कि संघर्ष उस जगह पे दिखता है।
जब पूरे समुदाय की बात होती है, जब उस पे इंक्रोचमेंट की बात होती है, तब लोग एक साथ उतर तो जाते हैं। क्या ये एक वजह है कि धर्म कोड नहीं होने की वजह से समस्याएं, जैसे जो इंक्रोचमेंट की बात कर रही हैं आप, या पलायन की जो शिफ्टिंग की बात कर रही हैं, माइग्रेशन की बात कर रही हैं, तो क्या इसकी वजह ये भी है कि मतलब धर्म कोड का ना होना कुछ संबंध है इस चीज़ से? नहीं, 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 उससे उसका कोई संबंध नहीं है। इससे कोड होने से एक कहना चाहिए जो जनसंख्या बिखरी हुई है, वो एक एग्ज़ैक्टली दिखाई देने लगेगी। एक आइडेंटिटी की बात आप कर बिल्कुल रही एक हैं। आइडेंटिटी की ही बात है, पूरे देश में ये आइडेंटिटी की बात हो रही है, सिर्फ यहाँ पर नहीं। अब तो लोग अ, 2-3 लॉकडाउन से जस्ट पहले भी मीटिंग किया गया था जो अंडमान में किया गया था। मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं कि हमें किसी एक पर्टिकुलर टर्म पे आना है, क्योंकि यहाँ दूसरा टर्म आ रहा था झारखंड से, और लोगों ने 2011 के सेंसस में अपने आप को सरना दर्ज भी कराया कि हम ये नाम लिखेंगे। वो अवेयरनेस दूसरे स्टेट्स में नहीं था, तो उन्होंने एक टर्म पर नहीं, एक कोई पर्टिकुलर टर्म पे नाम नहीं रखा। और बात यहीं पर थोड़ी सी उलझती है कि जब तक हम एक टर्म पर नहीं आएंगे, अटॉर्नी जनरल उस पे थोड़ा बात करने में मुश्किलें आएंगी। तो क्या ये वही इसी वजह से सरना आदिवासी धर्म कोड, या मतलब उसमें आदिवासी शब्द जो जोड़ा गया है, क्योंकि पहले ही सिर्फ सरना धर्म कोड था जहाँ तक मुझे पता है, तो बाद में आदिवासी जोड़ने का सिर्फ यही संदर्भ है कि बाकी देश के जो बाकी आदिवासी हैं उन लोग को भी इनमें इंक्लूड किया जा सके? बिल्कुल ऐसा ही टर्म होना चाहिए, क्योंकि आरटीआई में साफ लिखा हुआ है कि जब तक आप किसी एक नाम पर नहीं उतरेंगे, क्योंकि 2010 में जब डॉक्टर मुंडा थे, इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में भी मीटिंग रखी गई थी 2011 से पहले। उस समय मैं भी स्टूडेंट थी, तो जो हम दिल्ली में जितने स्टूडेंट थे वो वहाँ गए थे मीटिंग में। उस समय सेंसस ऑफिस के जो ऑफिसर थे, उन्होंने ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि आप लोग एक नाम के साथ एक एप्लीकेशन में अगर एक बट के ये भी साथ तो में ज़रूरी है कि जो बाकी आदिवासी हैं देश के, वो भी इसी नाम पे अपनी हामी भरें। यही तो बात है ना, यही बात है कि जैसे सभी अपना नहीं, नाम अभी चाहते हमने भी हमने जो प्रस्ताव पारित किया है, यानी विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया, उसमें आदिवासी सरना धर्म कोड है। तो आदिवासी सरना धर्म कोड इस शब्द पर सभी आदिवासियों का समर्थन हो या फिर उनकी सहमति हो, तभी तो ये संभव हो सकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। यही समर्थन की ही तो बात है, जो इतना समय जो लग गया लोगों को एक नाम पर आने पे, क्योंकि सभी अपने-अपने नाम, जैसे गोंडी नहीं चाहते थे कि हम भीली लिखें, या फिर भीली नहीं चाहते थे कि हम उनके जो गुरु हैं उनको उनका नाम से लिखें, तो कोई किसी और का नाम नहीं देना चाहता है। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप ट्राइबल रिलीजन ही अगर लिखते या फिर आदिवासी धर्म ही लिखते, तो किसी और को, बाकी लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। और बहुत अच्छा सॉल्यूशन एक होता है, जैसे उसमें भी लिखा था कि आरटीआई में साफ लिखा है कि इतने सारे, क्योंकि 600 प्लस 700 ऑलमोस्ट 700 शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट है। अगर सभी वो डिमांड करेंगे तो टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप 700 और नाम जोड़े, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर ट्राइबल रिलीजन रहता है, उसके अंडर ब्रैकेट आप जो स्टेट वाइज, जैसे सरना अनुयायी ज़्यादा मानने वाले जो हैं उड़ीसा में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर में रिकॉर्ड किया गया 2011 के सेंसस में। अंडर ब्रैकेट आप सरना लिखिए, अंडर ब्रैकेट आप गोंडी लिखिए, अंडर ब्रैकेट भीली लिखिए, ये क्वाइट पॉसिबल था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि यह बहुत ज़रूरी था कि किसी एक नाम पर सभी का समर्थन हो, और इसीलिए सरना धर्म कोड जिसकी मांग उठ रही थी झारखंड में, इसे थोड़ा सा बदलाव करके आदिवासी सरना धर्म कोड किया गया है, ताकि आदिवासी शब्द जोड़ने से जो बाकी देश के आदिवासी लोग हैं, जो अलग अलग ट्राइब्स हैं 700 के आसपास, उन सभी का समर्थन मिल सके। लेकिन झारखंड के आदिवासियों की बात करते हैं मैम। झारखंड में जिस चीज़ की मांग उठ रही थी, तो क्या ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है, ये एज इट इज़ वही चीज़ है या कोई बदलाव आपको लगता है? मतलब क्या जिस ऑब्जेक्टिव के साथ इसकी मांग की जा रही थी, वो उसी ऑब्जेक्टिव की तरफ इस प्रस्ताव का पारित हुआ जाना है? अभी मतलब क्योंकि ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, तो अक्सर हम देखते, मेरा सवाल पूछने का अर्थ ये था कि अक्सर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एक्सपेक्ट के चक्कर में जो वास्तविक मांग डिमांड्स होते हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। तो क्या वाकई इस प्रस्ताव के बाद जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम आगे बढ़ रहे थे, या फिर जो डिमांड आ रही थी, वाकई वही पूरा हो सकेगा? क्या लगता है? अभी तो चूँकि जस्ट एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं, तो लगता तो है कि काफ़ी प्रो हैं, क्योंकि ये बात रखना ही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऑल ऑफ सडन आप, ये पहली बार हो रहा है,
इस बात को रखना भी बड़ी बात है। तो उम्मीद तो यही है कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो इतने साल के बाद 2020 में, झारखंड स्टेट बनने के बाद 2020 में जो आ रहा है, उम्मीद तो करते हैं कि हमारे अनुसार ही हो। एक बात मैं आपसे पूछूंगा, जो कि चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये बात विधानसभा के सत्र में कह रहे थे कि कन्वर्जन जो है वो, उन्होंने दरअसल ये कहा था कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछलियों को खा जाती है तालाब में, और यही कथन झारखंड में आदिवासियों के संदर्भ में हमें देखने को मिला है और जनसंख्या घटती जा रही है। एक तो पहले आप ये बताइए कि जनसंख्या घटने का मुख्य कारण क्या लगता है, आदिवासियों की जनसंख्या अगर झारखंड में कम हो रही है? देखिए, प्रॉपरली एक तो सेंसस का जो रिकॉर्डिंग होता है, जो कैलकुलेशंस होता है, जो प्रॉपर फाइलिंग नहीं करते हैं लोग, ये सच्चाई है। दूर दराज के अंदर इंटीरियर एरियाज़ में जहाँ लैंग्वेज बैरियर है, ऐसे उनको अब तो टीचर्स को हायर किया जाता है, पहले भी किया जाता था, जो लैंग्वेज जाने, हाँ, और इस बात को भी समझाएं या फिर उनकी बातों को समझ सके एग्जैक्टली आप कौन से धर्म को मानते हैं। होता एक के जैसा और एग्जैक्टली होना, ये दो अलग चीज़ हैं। कि अच्छा धागा पहने हो तो आप मान लेते हैं कि आप हो सकता है आप हिंदू ही हैं, अच्छा अब सभी के घरों में कैलेंडर दिख जाता है। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा मैं आपको ये कहूँगा, जैसे कि आप जब कहें कि मैं अपने हाव स्वभाव से उनसे ज़्यादा करीब हूँ, मैं अगर कहूँ कि इंसान जो है वो बंदर के बहुत करीब है बशर्ते शेर के, तो इंसान बंदर नहीं हो जाता है। तो कुछ इस तरह की बात आती है। हाँ, और जब भी सेंसस का जब भी रिकॉर्डिंग होता है, जब काउंटिंग होती है, मोस्टली उस समय जैसे धान कटने के बाद में लोग रोजगार की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। धान कटने के बाद में आप गांव में युवाओं को नहीं पाएंगे। तो यहाँ अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में जितने लोग आए, समझो उतने लोग बाहर रहते हैं। तो उस टाइम पे अगर कैलकुलेशंस हो रहा है तो उतना पॉपुलेशन तो मिसिंग होगा ही। प्लस जिस एरिया से विस्थापित होते हैं लोग, उनका खतियान भी उनके साथ में चला जाता है, तो वो तो वहाँ इंक्लूड भी नहीं होंगे। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि वाकई एक्चुअल में उनकी संख्या नहीं कम हो रही है, बल्कि जनगणना में कुछ काउंटिंग मिस हो जाने की वजह से उनके नाम नहीं आ पा रहे हैं, फिर हमें लग रहा है कि जनसंख्या कम हो रही, बट ऐसा है नहीं, ऐसा कहना चाह रही हैं? कुछ हद तक जनसंख्या कम हुई है, लेकिन मिसकाउंटिंग भी है। मिसकाउंटिंग ज़्यादा, दोनों फैक्टर्स है। मिसकाउंटिंग भी ज़्यादा है, लोग प्रॉपरली इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, मिसकाउंटिंग ज़्यादा है हम कहेंगे। अच्छा, अब मैं इसी सवाल का दूसरा भाग जो मेरा था कि कन्वर्जन अगर है ही, ऑफ कोर्स है, कई धर्मों में है, क्या लगता है कि सरना धर्म कोड इस कन्वर्जन पे रोक लगाने की बात, मैं ये संभव है, इससे कुछ संबंध है या फिर बिल्कुल नहीं है? देखिए, कन्वर्जन लोगों की अपनी इच्छा होती है, इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। वो क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं ये जानने की ज़रूरत है ना उनको। अगर वो धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, तो इस पे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर होगा कि जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनसे पूछने की ज़रूरत है कि आप कन्वर्ट अगर हो रहे हैं तो किस लिए हो रहे हैं, उन बातों को समझिए। बहुत सारी बातें अंडरलाइन होती हैं, और उन बातों को अगर समझ पाते हैं, उनकी समस्याओं को समझ पाते हैं, तभी हम इस सॉल्यूशन को मतलब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन दे सकेंगे। झारखंड में नहीं, भारत में, मतलब ऐसे 92 लाख लोग हैं जो धर्म कोड के बिना अब तक थे और जिनके धर्म कोड को लेकर मांग उठ रही थी। चूँकि आप आदिवासी विषयों पर और भी चीज़ों पर काम करती रही हैं, समस्याओं पर, और बाकी जो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और उनके समाधान की तरफ भी, मैं चाहूँगा कि एक पलायन जो एक बड़ा, हालांकि धर्म कोड से अलग है, लेकिन चूँकि आप इस पर रही हैं, जुड़ी रही हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि पलायन एक बहुत बड़ी वजह है, सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, झारखंड के लगभग सभी धर्म के लोगों के लिए ये चीज़ समस्या है, लेकिन आदिवासियों में विशेषकर ज़्यादा है। तो एक तरफ हम बात करते हैं कि उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं, और जब भी हम मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं तो हमें खतरा होता है कि फिर वो जो एक जो संस्कृति है, जो परंपरा उनकी है, वो ख़त्म ना कर दे, उनको अपने जैसा बनाने के चक्कर में उनका जो ओरिजिनलिटी है वो ख़त्म ना हो जाए। तो बड़ा ये एक कंट्रोवर्शियल, मैं पर्सनली बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि रास्ता क्या है। अगर उन्हें अगर पक्के मकान दिए जाएँ तो सोहराय पेंटिंग तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्या हम मतलब उनको उसी हाल में छोड़ देना जब उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच सके, या फिर जो वो मेन स्ट्रीम नहीं हो सके, तो इस बीच में क्या रास्ता आपको दिखता है उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए? देखिए,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे पक्के मकानों से और सोहराई का पेंटिंग का जो आपने एग्जाम्पल दिया, उनके हाल पे छोड़ना नहीं। यहाँ अगर हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं या फिर उस एरियाज़ का दोहन कर रहे हैं जहाँ वो रहते हैं, उनका अपना एक प्रकृति के साथ में सेटअप है, उनका अपना एक लाइफस्टाइल है, उनका सब कुछ अपने तरीके से चल रहा है। ये बहुत नेचुरल या फिर कॉमन होगा अगर सेम कंडीशन में हम कोई मान लिया कि आपको ही आपके घर से अगर उठा करके हम कहीं और शिफ्ट कर दें, तो आपकी भी पूरी लाइफस्टाइल सब कुछ एक तहस नहस हो जाएगा। तो सेम सेंटिमेंट्स के साथ में आप सेम सिचुएशन में आप उनको भी देखिए कि जो रिश्ता बना हुआ है, जैसा बना हुआ है, उससे उस सेटअप से अगर आप उठा करके कहीं और लेके जाते हैं तो ये बहुत बहुत हद तक ये होता है कि आप डिस्टर्ब होंगे, साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब होंगे, आप किसी और कम्युनिटी के बीच में रहेंगे, आपको उस कम्युनिटी जैसा बनने का होड़ रहेगा और उसकी भाषा सीखने की भी ज़रूरत उतनी ही होगी, क्योंकि आप उस भाषा के बिना आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे वहाँ। आपका बच्चा उन स्कूल में जाएगा जहाँ वो हो सकता है उस भाषा से बिल्कुल अनजान हो। तो ये सब एक साथ सारा स्ट्रगल है, मतलब चार तरफ से आप पर प्रेशर रहेगा कि आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, आपको रोजी रोटी इंतज़ाम करना है, आपको लैंग्वेज मेंटेन करना है, आपको साथ में उस लैंग्वेज के साथ में पढ़ाई भी करनी है। तो ये चार चीज़ हमले के साथ में आप खुद अपने आप को सोच करके देखिए कि आप अपने आप को कैसे बैलेंस करेंगे, प्लस आपको अपना आइडेंटिटी कल्चर भी बचाना है। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट तो ये भी है मैम कि इस नहीं आने से जो सुविधाएं हैं, हाँ, जो व्यवस्थाएं हैं, उन तक नहीं पहुंच पा रही। फिर सॉल्यूशन क्या है हमारे एग्जैक्टली अगर ये सुविधाएं, हाँ, बेसिक सुविधाएं, आप मेडिकल सुविधा, आप एजुकेशन, अगर पानी नहीं है तो पानी, सैनिटेशन, ये चार चीज़ का ही अगर आप सुविधा पहुंचा दें उनको बिना डिस्टर्ब किए, उनके अनुसार आप अगर वहाँ पहुँचाते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। एजुकेशन भी ये बोलता है कि आप उनके अकॉर्डिंगली कीजिए, और इसमें मातृभाषा की भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप कोई भी बड़ा स्टेट ऐसा देखिए जहाँ पे मातृभाषा से पढ़ाई होती है, वहाँ की लोग ज़्यादा अच्छे से सीख इस पाते हैं। एजुकेशन पॉलिसी में हालांकि इसको इंक्लूड भी किया गया है जो नया हाँ, वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये होता है कि उस कम्युनिटी को आपने डिस्टर्ब भी नहीं किया और उनके अकॉर्डिंगली उनको बढ़ने दिया। आप अपना चीज़ वहाँ सिस्टम ना थोपे, आप उनके अनुसार करें। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि सीधे शब्दों में कहें तो उन्हें वहाँ से लाकर यहाँ ये ज़रूरी नहीं है, हम वहाँ तक पहुँचें, हाँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल। आप पूछिए ना, या फिर होता है कि बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन भी होते हैं, आप उनको प्रमोट कीजिए ना। हाँ, ये चैलेंज ये ज़रूर है कि आज के टाइम पे जैसा हमारा खान पान और एनवायरनमेंट जैसा हो रहा है, दूसरे तरह की भी बीमारियां आ रही हैं जिसका सॉल्यूशन ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी नहीं है, जो कि उस समय इस चेन में भी नहीं था, लोगों ने देखा नहीं था। तो हाँ, यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन आपको इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ जाकर इंक्लूसिवनेस नहीं है ना। आप यहाँ बैठे एसी कमरों में बैठ करके आप वहाँ के लिए प्लान करते हैं, आप सोचते हैं ये उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिनके लिए आपने बनाया है उनसे भी तो आप पूछो कि आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। जैसे आपको ही अगर हम बोलें कि जो लाल चींटी का जो अंडा होता है, दिमता बोलते हैं, आप उसकी चटनी को खाओ रोज़, अच्छा लगेगा। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि हम मेरे फूड चेन में है नहीं तो हम खा नहीं पाएंगे। तो वही चीज़ उनके लिए है कि अगर आप उनको बोलेंगे कि आपके लिए ये जो फूड बैलेंस है, हाँ, ये बैलेंस फूड होता है, आपने यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है। यही बात होती है ना कि ट्राइबल कम्युनिटी को आप अगर अच्छे से नहीं समझे हैं तो वहाँ इंट्रोड्यूस करना, अपने कुछ नए पैरामीटर्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत ब्लंडर करता है। खैर ये तो मैं सनातन धर्म कोड से बहुत आगे निकल गया मैं किसी और बात पे। हालांकि एक बार और मैं थोड़ा आगे निकलूंगा, जो पलायन का मुद्दा था, मैं आपसे पूछ रहा था, अभी सवाल था कि पलायन या जो माइग्रेशन, इसके लिए क्या सोल्यूशन है और क्या लगता है कि किस तरह से, क्योंकि एक तो सिंपल सा आंसर है कि भाई रोज़गार यहाँ पे मिले और वो करेंगे, लेकिन क्या बस यहीं तक बात सीमित है कि सिर्फ रोज़गार आने से पलायन ख़त्म हो जाएगा? और हम शायद गाँव को जोड़ नहीं पा रहे हैं। यहाँ झारखंड में इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, हमको बाहर आउटसोर्स करने की क्यों ज़रूरत होती है? यहाँ पे लोग, काफ़ी लोग बैठे हैं। अब इतने सारे लोगों ने बीएड करके, जो अभी झंडा लेकर के लोग धरना बैठे हुए हैं, कौन है ये लोग? जो पारा टीचर्स हैं, कौन है ये लोग? ये खुद यहीं के लोग हैं ना। तो उनको प्रॉपर कहना चाहिए कि हम उस चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास में रिसोर्स की कमी नहीं है, बस उसको एक
प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में चैनलाइज करने की ज़रूरत है। टूरिस्ट स्पॉट्स इतने सारे हैं, आप उसको हाईलाइट कीजिए ना। कितने सारे कंट्रीज है, स्टेट्स ऐसे हैं जो जिनका सारा टूरिस्ट पे ही बेस्ड है। तो टूरिस्ट को ही अगर हम सेंटर पॉइंट पे रखते हैं, यहाँ पे ट्राइबल मार्केट नहीं है, ट्राइबल मार्केट अगर सेंटर में रखते हैं तो आप बहुत सारे ट्राइबल फूड्स कुजीन्स को, जो अभी एक दो लोग जिन नामों से प्रचलित हो गए हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने अपने एक स्पेशल फूड के साथ में वहाँ पे अवेलेबल एवरी इवनिंग अगर हो जाते हैं तो सब पॉसिबल है। इस थोड़ा तरह सा की कुछ टाइम, चीज़ें मैं देखता हूँ कि रांची में भी शुरू हो चुका है। कुछ छोटे कुछ पैमाने हाँ पे, छोटे पैमाने पे। जैसे थाईलैंड में अगर देखते हैं, इंडोनेशिया, ये सब बहुत कितना छोटा कंट्री है, आइलैंड। और वहाँ पे क्या है, एक छोटा सा ट्राइबल स्पॉट्स बना हुआ है, ट्राइबल मार्केट है। लोग जितने टूरिस्ट जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ परचेस करते हैं। यहाँ अपना सोवेनियर नहीं है, झारखंड का जो सोवेनियर है वो मिसिंग है। यहाँ पे इनका अपना लूम है, यहाँ अपना हर ट्राइब का अपना एक स्पेशल कपड़ा है, जो पड़िया कपड़ा बोला जाता है, अपना है। अगर उस चीज़, एक एक चीज़ को अगर प्रमोट करती है तो लोग विदेशों से यहाँ आकर के यहाँ के रॉ मटेरियल्स लेकर के जा रहे हैं बाहर। तो बस उनको फाइंड आउट करके बस चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ओके। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद फिर हम बाइंड अप करेंगे। एक तो चूंकि आप बाहर दूसरे देशों के आदिवासियों के बारे में अच्छी पकड़ रखते हैं, आप जानते हैं, समझते हैं। अब मुझे लगता है एक एक बेसिक अंतर है, अगर नहीं तो बताइएगा। द वे जिस तरह से हमारी सरकार जो है वो यहाँ के आदिवासियों को लेकर जो है इनके सुविधाओं या तमाम चीज़ों पे जो काम करती है, और एक जो बाकी देशों, जैसे अभी आपने थाईलैंड का एग्जांपल दिया कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। आप एक किसी एग्जांपल को लेकर ये बताएं कि क्या अंतर देखती हैं जिस तरह से बाकी देश अपने ट्राइब्स को हैंडल करते हैं, हैंडल इन द सेंस कि उनके लिए काम करते हैं, और जिस तरह से भारत में या फिर झारखंड में किया जाता है। देखिए, बाकी देशों में भी स्ट्रगल है। जहाँ पे भी माइंस एंड मिनरल्स हैं वहाँ पे सेम तरह की इश्यूज़ हैं, वहाँ सेम माइग्रेट करते हैं लोग, डिस्प्लेस होते हैं। तब तो लोग फोरम तक, यूनाइटेड नेशन के फोरम तक क्यों पहुँच रहे हैं? दिक्कतें हैं वहाँ। लेकिन एक चीज़ वहाँ सीखने को मिल रही है कि लोग यूनाइटेड हैं, और अपने बातों को गवर्नमेंट तक पहुँचा रहे हैं कि हमको ये चाहिए। गोल्ड माइन आपको कितने समय तक ये दे सकेगा, लेकिन अगर आप सस्टेनेबल वे में अगर इन्वायरमेंट को नहीं यूज़ करेंगे तो फिर क्या करेंगे, कैसे होगा ये सब? ये चीज़ वहाँ के लोग बताते हैं अपने गवर्नमेंट को, ये मतलब लगातार इन सब बातों को बताते आ रहे हैं। यहाँ भी हम वही कोशिश कर रहे हैं कि सरकार इस बात को जाने, और सरकार, और अच्छा पॉजिटिव है कि लोग, जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्निंग सरकार जो है वो खुद ट्राइबल है, तो ये बात को और अच्छे से समझेगी। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर बात को जाने। तो यहाँ पर उनको फिलअप करने की ज़रूरत है कि आप ये शायद ये करें तो जब बहुत अच्छा है। ये एक डॉक्टर मुंडा ने कहा था, क्योंकि मेरे से पहले तो काफ़ी बार वो जा चुके थे, 1982 के ऑनवर्ड्स उन्होंने वो पार्टिसिपेट किया। वो वहाँ कहे कि अभी तक झारखंड में एक चीज़ यूनिक है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, कि यहाँ के जितने जो नेचर वर्शिपर हैं वो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए। ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी ट्राइबल कम्युनिटीज है, मोस्टली कन्वर्जन हो चुका है वहाँ, क्योंकि उन लोगों के पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यहाँ पे हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने स्ट्रगल किया, अंग्रेज़ों को आगे बढ़ाया, भगाया, जो भी। तो यहाँ सिर्फ कहना चाहिए एक प्रॉपर नेचर वर्शिपर जो कन्वर्ट नहीं हुए सिर्फ झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ही अवेलेबल हैं, और इतने ही हैं पूरे विश्व के देखा जाए तो। और दूसरे देश में जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो वापस अपने जितने भी तरीके थे, पारंपरिक तरीके थे, उन सब चीज़ों को वापस वो सीख रहे हैं। लैंग्वेज से लेकर के कल्चर तक को फिर रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ हम ऑलरेडी जो हम बचा के रखे हुए हैं उन सब चीज़ों को सीख रहे हैं, और अपने जितने भी कल्चरल सेंटर्स थे, जैसे यूथ डॉर्मेट्री अगर हम यहाँ का बात करेंगे और वहाँ का कंपेयर करेंगे, वहाँ भी यूथ डॉर्मेट्री होती है, मलेशिया में भी है, थाईलैंड में भी है, फिलीपींस में भी है। उन सब चीज़ों को फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, और एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसा हुआ करता था पहले। जैसे फिलीपींस में लकड़ी का पूरा एक यूनिट जो होता था, तो अपना अपना लोग घर बनाते थे कार्व करके, तो उस चीज़ को फिर से वो बना रहे हैं और उसको एज ए टूरिस्ट स्पॉट जैसे कन्वर्ट किया हुआ है। तो उसमें एक इकोनॉमी भी जनरेट हो रही है, उस जगह का जो पूरा गांव है उसी से अपना भरण पोषण कर रहा है। और जैसे यहाँ दासुम में, दसम बोला जाता है लेकिन एग्जैक्टली टर्म है दासुम,
हाँ, द आसोम मुंडारी टर्म है। वहाँ पे आपने पत्थर में भी देखा होगा कि लोगों ने उसको टर्मिनोलॉजी जिस को ना जो दसम फॉल बहुत जो पॉपुलर फॉल है झारखंड का, सबसे ऊंचा मतलब रांची सबसे ऊंचा फॉल वही है जी। हाँ, तो उसको वहाँ के लोकल ने उसको बोला कि ये नहीं, ये सही टर्म नहीं है, तो इसको करेक्ट कराया, सही किया, वहाँ पे वो पत्थर पे लिख भी दिया उस चीज़ को। तो यहाँ उसका मेंटेनेंस का, मैनेजमेंट का लोगों ने जिम्मेदारी लिया। सही तरीका है ये करने का, क्योंकि उनको ही पता है कि कहाँ पे कितना गहराई है, कहाँ पे अगर कोई डूब गया कहाँ मिलेगा, ये उनको पता है। कोई बाहर से अगर आप एम्प्लॉय करते हैं वहाँ पे, वो नहीं जान पाएगा। आपसे बात करने के बाद इतना तो समझ में आ गया कि सरकारों को अभी काफ़ी काम करना है इस क्षेत्र में, और काम करने से पहले इस क्षेत्र को समझना भी है कि आदिवासी कम्युनिटी को, कल्चर को और उनकी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचकर, और फिर हम शायद एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्लान करके और एक सामंजस्य स्थापित करके उन समस्याओं को दूर भी कर सकते हैं, उन्हें बिना डिस्टर्ब किए। सरनाथ धर्मकोट पे मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर हम बाइंड अप करते हैं। एक तो ये बहुत पॉलिटिसाइज हो चुका है, क्योंकि हम कुछ लोग विरोध, कुछ लोग समर्थन, कुछ ये, एक आपने आइडेंटिटी की बात की कि वो तो मिलेगा ही, लेकिन इस तरह मैं आपसे सीधा सवाल पूछूंगा कि कल्चरली या ऐसे ऐसे कौन से बदलाव हैं प्रैक्टिकली देखकर जो सरनाथ धर्मकोट के आ जाने के बाद झारखंड के आदिवासियों में बदलाव देखने को मिलेगा उनकी स्थिति में? सोलिडारिटी, ओके। एक यूनाइटेड हो जाएंगे। सेंसस में भी अगर देखते हैं 2011 का, लोगों ने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज़ की हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है जो कि अगर एक कोड अगर मिल जाता है तो लोग उस पर नैरो डाउन होंगे, एक कोड पे आएंगे। 75+ लोगों ने टर्मिनोलॉजीज यूज़ किया है, तो हो सकता है लोग और भी यूज़ करें, तो ये नैरो डाउन होकर के एक वर्ड पे आएगा। एग्जैक्टली एक पॉपुलेशन का ऑप्ट आउट विजिबल हो जाएगा। ओके, हाँ। हाँ। एक जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है Scattered कि यहाँ पर इतने हैं, वहाँ इतने हैं, और जब आम लोग सोचते भी हैं तो आदिवासियों को लेके बहुत बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ उधर हैं, कुछ इधर, ये दोनों सेम है या नहीं है, क्या है, तो ये एक नेम प्लेट के अंदर आ एक जाएगा। नेम प्लेट के अंडर आ जाएगा। बाद में इससे यही फ़ायदा होगा कि लोग हो सकता है कि बहुत सारे मुद्दों पर एक साथ एक छत के नीचे बात करना शुरू करें, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टेट के लिए या फिर किसी भी कम्युनिटी के लिए, कि सोलिडारिटी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा तो मुझे अभी ये तक यही दिखता है। और आइडेंटिटी तो ऑब्वियस है, एक रिलीजियस कहना चाहिए कि प्रॉपर वे में हम स्कैटर्ड नहीं होंगे। जो रिलीजन जो फॉलो कर रहा है उस पे ही हम नैरो डाउन हो करके उसी पे, होता है ना खिचड़ी हो जाना, कि मैंने थोड़ा सा इधर से भी लिया, इधर से लिया, वो नहीं हो करके हम एक नाम से जाने जाएंगे। तो ये एक अच्छी शुरुआत होगी। जी, ऑफ कोर्स। तो सरना धर्म कोड की प्रासंगिकता, इसकी उपयोगिता, इसके पास होने के बाद की संभावनाएं क्या बेहतर हो सकती हैं, और साथ ही आदिवासी समुदाय को लेकर कई उनके मुद्दे, उनकी समस्याओं पर डॉक्टर मीनाक्षी मुंडा ने हमसे बहुत विस्तृत बात की। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो सवाल पूछें, हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब हम बाद में भी आपको इस तरह पहुंचाते रहें। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।